चलो, तो सबसे पहला चैप्टर मतलब आज के लिए जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं दैट इज मनी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, केवल 2 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में। अच्छा, जो डेफिनेशन है ना मनी की, वो फंक्शंस ऑफ मनी है। मतलब मनी के जो फंक्शन है एक्चुअल में, फंक्शंस ऑफ मनी जो है वही आपके मनी की डेफिनेशन बनेगी। देखो, फंक्शंस ऑफ मनी, मनी क्या क्या काम करता है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मनी को आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो मनी को। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपके यहां पर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होती है, यानी कि जिसको सेल के बदले में, कोई भी चीज सेल करने के बदले में आप जिस चीज को एक्सेप्ट कर सको, और कोई भी चीज परचेज करने के बदले में आप उस चीज को पे कर सको, वही आपका कहलाता है मनी। लाइक अगर मैं कोई भी चीज बेचता हूं तो एक्सेप्ट करता हूं रुपी, कोई भी चीज खरीदता हूं तो पे करता हूं रुपी, तो मेरा जो रुपया है वही मेरा मनी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है। अच्छा, इसी में एक टॉपिक ये भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को सॉल्व करता है। कौन सी वांट को? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बेटा, ये बार्टर सिस्टम की एक ड्रॉबैक थी, हालांकि बार्टर सिस्टम अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी वो फंक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूछ लेता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को कौन सा फंक्शन है जो सॉल्व कर देता है। तो उस फंक्शन का नाम है बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का? कि अगर मिस्टर ए को कार चाहिए, क्या चाहिए? कार। मिस्टर ए वांट करते हैं कार, लेकिन इनके पास है शूज। तो इनको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा, सुनना ध्यान से, इनको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको जरूरत हो शूज की और जिसके पास हो कार, तभी तो एक्सचेंज हो पाएगा। भाई, मिस्टर ए को कार चाहिए और इसके बाद देने के लिए शूज है, तो इसको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो इसकी दोनों वांट को पूरा करता हो, तभी तो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए ये वाली चीज ना हो, इसके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हम मनी को यूज कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को पूरा कर देता है, यानी कि सॉल्व कर देता है मनी। चलिए, बहुत इजी है बेटा मनी चैप्टर। एक क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन है, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का चैप्टर है बेटा ये। चलिए, दूसरा फंक्शन क्या कहता है मनी का? मनी का दूसरा फंक्शन कहता है कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब किसी भी चीज की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, किसी भी चीज की वैल्यू पता करनी है, तो उसके लिए एक कॉमन यूनिट क्या होती है? उसके लिए एक कॉमन यूनिट होती है मनी। जैसे हमारे यहाँ किसी भी चीज की वैल्यू काय में नापी जाती है? रुपीज में। तो रुपीज हमारा क्या हो गया? मनी हो गया। आपके कंट्री में किसी भी चीज की वैल्यू पता करने के लिए आप जिस चीज को यूज करोगे दैट इज मनी। ओके, नाउ थर्ड, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो फ्यूचर वेल्थ के लिए, तो स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, फ्यूचर रिस्क को कम करने के लिए फ्यूचर वेल्थ के तौर पर आप मनी को बिना किसी प्रॉब्लम के स्टोर कर सकते हो। फोर्थ वन इज फोर्थ वन इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप बिना किसी प्रॉब्लम के बेटा मनी को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, वन प्लेस टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर। लास्ट वन इज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अच्छा, डेफर्ड पेमेंट कह लो या फ्यूचर पेमेंट कह लो या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कह लो, डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसमें क्या होता है कि आप फ्यूचर में इंटरेस्ट के साथ अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि मैं आपको इतना पैसा ब्याज के साथ वापस करूंगा, तो वो केवल किस में पॉसिबल हो सकता है? मनी में पॉसिबल हो सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मनी। तो ये 5 फंक्शन होते हैं बेटा मनी के। तो इस हिसाब से अगर मैं मनी की डेफिनेशन बताऊं आपको, तो डेफिनेशन होगी एनीथिंग, एनीथिंग विच act as act as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
5 is known as money। ये डेफिनेशन है बेटा मनी की। ऐसी कोई भी चीज जो पहला काम कर दे यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा काम कर दे यानी कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, तीसरा काम कर दे यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा काम कर दे यानी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और पांचवा काम कर दे यानी कि स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। जो ये 1 2 3 4 5 कर देगा वही आपका क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं, व्हाट इज मनी सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, मनी सप्लाई क्या है और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। दो ही क्वेश्चन है बेटा पूरे चैप्टर में, आप बुक खोलोगे तो बहुत सारे दिखेंगे आपको, बार्टर सिस्टम, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, काइंड्स ऑफ मनी, कुछ नहीं आ रहा है, केवल मनी के फंक्शंस और मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट। तो मनी सप्लाई क्या होता है? सबसे पहला, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। याद रखना पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, क्या मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? तो याद रखना मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है साहब, इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी held by people of a country held by people of a country people of a country at a particular point of time at a particular at a particular point of time। ओके, याद रखना इसमें आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि मनी सप्लाई पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है। गलत, मनी सप्लाई हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर की जाती है और ये स्टॉक होता है, और जितना भी पैसा लोगों के पास होता है उसके टोटल को हम मनी सप्लाई कहते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड, याद रखना बेटा इसमें दो चीजें नहीं आती हैं। इट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता? पहला पॉइंट, मनी हेल्ड बाय आरबीआई, मनी हेल्ड बाय आरबीआई, और दूसरा मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट। जितना भी पैसा आरबीआई के पास है और जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास है वो कभी भी मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होता, बिकॉज दीज आर सप्लायर्स, बिकॉज दीज आर सब। ये पॉइंट जरूर याद रखना, और जब मनी सप्लाई की डेफिनेशन लिखो तो ये जरूर लिखना। इज दैट क्लियर? तो इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बट इट डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय आरबीआई, मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट, बिकॉज दीज आर सप्लायर्स। क्योंकि ये कौन होते हैं बेटा? सप्लायर्स होते हैं, और सप्लायर्स के पास तो अनगिनत पैसा होता है, वो कभी भी मनी सप्लाई में नहीं आता। अब आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो याद रखना M1 आएगा आपके सिलेबस में, केवल M2 M3 M4 दे रखा है, वो सिलेबस में नहीं है, तो केवल M1। M1 में आता है CC प्लस DD प्लस OD, जहां पर कि CC का मतलब होता है कॉइन्स एंड करेंसी, कॉइन्स एंड करेंसी, जहां पर कि डीडी का मतलब होता है बेटा डिमांड डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट किया हुआ वो पैसा जिसको आप कभी भी निकाल सको, और तीसरा होता है बेटा अदर डिपॉजिट, ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अगर और कोई डिपॉजिट आरबीआई का आईएमएफ के साथ है, किसके साथ? आईएमएफ के साथ है, वर्ल्ड बैंक के साथ है, अगर इनके साथ और कोई डिपॉजिट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो M1 आपके सिलेबस में है, आपसे ये पूछ सकता है कि सीसी का मतलब क्या है, तो जितने भी कॉइन्स एंड करेंसी लोगों के पास है। आपसे पूछ सकता है डीडी का मतलब क्या है, तो जितना भी डिमांड डिपॉजिट लोगों का बैंक में जमा है। आपसे पूछ सकता है अदर डिपॉजिट क्या है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होता है, तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ये मनी सप्लाई बन जाएगा। इज दैट क्लियर? बस बेटा यही दो क्वेश्चंस हैं। अब अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ये मनी चैप्टर इतना ही है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास का मतलब है
अगली क्लास जो भी होगी उसमें नेशनल इनकम की थ्योरी शुरू करेंगे। क्लियर? आज हो गई 17 तारीख, 18, 19, 20। एट एनी कॉस्ट 20 तारीख तक 3 दिन में हम पूरी थ्योरी खत्म करेंगे और उसके बाद अपनी डेवलपमेंट शुरू करेंगे। 10 दिन में डेवलपमेंट खत्म, पूरे 1 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और मैक्रो का डेली एक सैंपल पेपर दूंगा, वो सैंपल पेपर हम लोग डिस्कस किया करेंगे डेवलपमेंट की क्लास के बाद। ठीक है?